हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी की जो पिछली परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उनमें जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको। तो मतलब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, चैट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। कहीं पर कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो लोग बाद में क्लास देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिएगा। जो भी आगे आने वाली क्लासेस होंगी हम उसमें क्लियर करेंगे। तो कुछ अपने बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं हूँ अखिलेश अवस्थी, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। 2013 से पढ़ा रहा हूँ। एसएससी और बैंक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ाया है। 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास, 9 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक गाइड कर चुका हूँ। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पर मैंने पढ़ाया हुआ है और अब तक 2000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे मार्गदर्शन में। तो आप सभी लोग अच्छे से गाइड हुइए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। हमारी विशेष हमेशा आपके साथ रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या कहता है प्रश्न? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? भारत में निम्न करों में से कौन राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, शराब पर उत्पाद शुल्क, कैपिटल गेन टैक्स जिसको पूंजी लाभ कर कहते हैं, तीसरा है कस्टम्स टैक्स, हिंदी में बात करें तो सीमा शुल्क, देन है कॉरपोरेशन टैक्स, हिंदी में कहते हैं निगम कर। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए प्लीज क्या है इसका सही ऑप्शन। टाइम अप। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर। दोस्तों, आप एक टैक्स को जानते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको वस्तु और सेवा कर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो लीकर है, शराब है, इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो अभी भी जीएसटी पे क्या लग रहा है? एक्साइज ड्यूटी। पहले जो भी उत्पाद होते थे उन पर उत्पाद कर लगाया जाता था, जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते थे। और जब वो वस्तु स्टेट में पहुंचती थी तो उसको हम वैट के नाम से जानते थे। किस नाम से? वैट के नाम से, वैल्यू एडेड टैक्स। और इसी वैट के प्रिंसिपल पे जीएसटी आधारित है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अप्लाई कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो इसके दायरे से बाहर हैं उन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। बाकी टैक्सेस की बात कर लेते हैं। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? हिंदी में पूंजी लाभ कर कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी 2000 में खरीदी थी, कोई संपत्ति मैंने सन 2000 में खरीदी थी, वर्ष 2000 में। अब वर्ष 2000 में जो भी रुपए का अमाउंट था, मान लीजिए मैंने सन 2000 में एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की खरीदी थी। अब आज 2022 में क्या उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए होगी? नहीं ना, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो अगर आज की डेट में मैं उसको सेल करता हूं, मान लीजिए 2022 में मैंने उसको सेल किया 50 लाख रुपए में, तो मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ या नहीं? यस, इस पर मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट पे जो टैक्स दिया जाता है इसको कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर के नाम से जानते हैं। और ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। मान लीजिए लास्ट ईयर मैंने कोई शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, उन शेयर्स को मैंने, मान लीजिए कोई शेयर खरीदा था 100 रुपए का, आज की डेट में बेचा तो वो 200 रुपए का था। तो इस पर भी जो मैंने लाभ अर्जित किया, टैक्स पे करूंगा। तो वो जो टैक्स पे करूंगा उसे पूंजी लाभ कर कहेंगे, और ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब अल्पकालिक पूंजी लाभ कर। समझ गए मेरी बात या नहीं? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार का होता है। तीसरा यहां पर है कस्टम्स टैक्स। कस्टम, ये शब्द आपने सुना होगा। एयरपोर्ट पर जब कभी भी आप जाएंगे तो एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारी
इधर उधर विचरण कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। कस्टम टैक्स का मतलब है सीमा शुल्क। जब भी भारत की सीमाओं के बाहर कोई वस्तु जाएगी या भारत की सीमाओं के अंदर कोई वस्तु आएगी, उस पर जो कर लगाया जाता है सीमाओं पर, उसे ही सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत दो ड्यूटी आती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट जब आपने बाहर से मंगाया तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और यहां से जब आप भेजेंगे किसी दूसरे देश में तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। देन लास्ट में आता है कॉरपोरेशन टैक्स, हिंदी में निगम कर कहते हैं। दोस्तों, कॉरपोरेशन टैक्स जैसे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पर, ऐसे भारत में जितनी कंपनियां हैं वो जितना भी नेट प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उस नेट प्रॉफिट पर जो वो टैक्स पे करती हैं उसे ही कॉरपोरेशन टैक्स के नाम से जानते हैं। भारत सरकार की जो सबसे ज़्यादा इनकम है वो अभी तक निगम कर से ही होती थी, लेकिन वर्तमान में क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, तो निगम कर का स्थान जीएसटी मतलब वस्तु और सेवा कर ने ले लिया है। भारत सरकार के पास अब अगर व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल टैक्स में कोई टैक्स ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा कलेक्शन आता है, वो है जीएसटी। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, सरकारी कर राजस्व में वृद्धि। देन रीवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। तीसरा है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देन वीड आउट करप्शन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करना। अगेन टाइमर आपके लिए दे दिया गया है, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड के अंतर्गत इसका आंसर करिए। क्या होगा ABCD में इसका सही उत्तर? चीजें समझ में आ रही हैं आप सभी को? बताते चलिएगा, ठीक है। टाइम अप। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति क्या होती है समझिएगा। भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती हैं, उन्हें ही मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। अब मौद्रिक नीति में मैंने आपको क्या बताया? मनी सप्लाई मतलब मुद्रा की आपूर्ति। ये मुद्रा की आपूर्ति अगर बढ़ जाती है तो ये स्थिति कहलाती है इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, और अगर यही घट जाती है तो ये स्थिति कहलाती है डिफ्लेशन मतलब मुद्रा अवस्फीति। ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती हैं। डिफ्लेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन चाहिए, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक निश्चित सीमा तक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति होनी चाहिए। वो निश्चित सीमा इस समय कितनी है? वो है 4%, और इसमें टॉलरेंस लिमिट है +2 -2। मतलब 4 में से 2 घटाओगे तो 2, और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6। तो 2 से 6% तक अगर मुद्रास्फीति है तो ये आइडियल मतलब आदर्श मुद्रास्फीति कही जाती है। तो अब समझिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित रखना, एक बैलेंस बना करके रखना, और जब बैलेंस होगा तभी ग्रोथ हो सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। लाइफ में आप एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में सैलरी आपकी फिक्स नहीं है, कई बार इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, कई बार कुछ और मिल जाता है। तो जितना अच्छा बजट गवर्नमेंट जॉब में, जहां पर आपका एक निश्चित सैलरी पैकेज है, वहां पर आप मैनेज कर लेंगे, आप प्राइवेट जॉब में मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ के लिए हमेशा स्थिरता चाहिए होती है। जब तक चीजें स्थिर नहीं होंगी तब तक हम ग्रोथ की बात नहीं कर सकते। तो स्थिरता कैसे लाएंगे? मौद्रिक नीतियों के द्वारा, और जब स्थिरता होगी तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखिएगा, मौद्रिक नीतियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती हैं, और हर 2 महीने में भारतीय रिजर्व बैंक इनका रिव्यू करता है।
बाई मंथली रिव्यू होता है, हर 2 महीने में चेक किया जाता है कि मौद्रिक नीति सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर अगर कोई बदलाव की जरूरत होती है तो वो बदलाव करी जाती है। ठीक है, और मौद्रिक नीति को एक समिति बनाती है, उस समिति में 6 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई गवर्नर, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, जो इस समय कौन है? मिस्टर शक्तिकांता दास। मिस्टर शक्तिकांता दास। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which one is not the main objective of fiscal policy in India? कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। एक मिनट, एक थोड़ा सा इसको नीति कर लीजिएगा। ठीक है, ये नीति ऐसे लिखा जाता है, नीति, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, इतना कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये है नीति। तो राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ABCD, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना। दूसरा है टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन की असमानताओं को कम करने के लिए। और अगला है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। अगेन टाइमर आपके लिए 10 सेकंड का, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य। टाइम्स अप। चलिए समझते हैं। तो कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन सही है। अब समझते हैं। बात यहां पर आई राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी ये भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार बनाती है और ये करों से संबंधित एक पॉलिसी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसमें जो भी काम किए जाएंगे उनका फर्क सरकारी कोष या राजकोष पे पड़ता है, इसलिए इसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसमें बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत टैक्स रेट्स भी आती हैं। क्या आती हैं? टैक्स रेट्स, कर की दरें। कर की दरें। अब आप सोचिए, सरकार अगर कर बढ़ाएगी तो सरकार के पास कर संग्रह बढ़ जाएगा, और कर संग्रह अगर सरकार के पास पड़ेगा तो सरकार के राजकोष पर उसका फर्क पड़ेगा। यस। और सरकार अगर टैक्स रेट को कम कर देती है तो भी राजकोष पे फर्क पड़ेगा, राजकोष में कर संग्रह कम हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए इन नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। अब बात आती है, अब क्या क्या है? टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी। अब यहां पर भी प्राइस को स्टेबल रखने के लिए क्या किया जाता है? टैक्स रेट्स को देखा जाता है। अक्सर आपने देखा है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है तो सरकार टैक्स रेट्स को बढ़ा देती है, और जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है, जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है? कम होती है, तो सरकार टैक्स रेट क्या कर देती है? कम कर देती है। टैक्स रेट के कम करने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। समझिएगा। दूसरा है टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन की असमानताओं का कम करना। अमीरों से अधिक टैक्स लेना, गरीबों से कम टैक्स लेना, इस तरीके के भी कानून आप फिस्कल पॉलिसीज के अंतर्गत बनाते हैं, जिससे ये असमानताएं क्या होती हैं? कम होती हैं। देन रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैक्ट्रीज लगेंगी या फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनको आगे सपोर्ट मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो अगर एक एग्जांपल, टैक्स रेट्स कम किए जाते हैं या सरकार टैक्स रेट को कम करने के लिए
बिजनेसेस को बढ़ावा देती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना जरूर याद रखिएगा कि राजकोषीय नीति को कौन बनाता है, केंद्र सरकार। ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल्स, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। सेक्स रेशियो कैसे मेजर किया जाता है? ये रहा आपके पास टाइमिंग। जल्दी से बताइए, ABCD 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, और बताइए 5 4 3 2 1 टाइम साहब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। समझिएगा, अभी ऑफिशियल आंकड़े जो हमारे पास हैं वो सेंसस 2011 के हैं। भारत में जनसंख्या के आंकड़े हर 10 वर्ष में लाए जाते हैं। तो 2001 में आया, फिर 2011 में आया, अब जनगणना 2021 में आनी थी, लेकिन आप सभी को पता है कोविड के कारण डिले हो चुका है। तो ये डेटा आएगा, ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हमारे पास जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो 2011 पर ही आधारित हैं। इन 2011 पर हम बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943, ये है पूरा का पूरा आंकड़ा। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, ये भारत का लिंग अनुपात है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब सबसे ज्यादा हाईएस्ट की अगर हम बात करें, हाईएस्ट, तो ये हाईएस्ट कहां पर है? केरला में। केरला में 1084। यहां पर कितना आ जाता है? अगर केरला की बात करें तो 1084, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं, ठीक है। देन हाईएस्ट के बाद अगर हम लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट रेशियो था हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा लोवेस्ट रेशियो हरियाणा। हालांकि हरियाणा ने इसके बाद काफी कुछ चेंजेस किए हैं, और अब वो भी जो ये 943 है इसको अचीव कर चुका है, ठीक है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी कहां करी गई थी? हरियाणा से ही की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन। निम्नलिखित राज्यों में सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? 4 राज्य का ऑप्शन है, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और केरला। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और केरला। 10 सेकेंड का टाइमर आपके लिए चला दिया गया है, जल्दी से बताइए कहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता प्रतिशत है? तो टाइम्स अप। सही ऑप्शन कई लोगों को पता है, ये है केरला। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की बात कर लें तो भी, और आज की डेट में भी अगर आप सर्च करते हैं तो, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े नहीं हैं, बट globalstatist.com या नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये आंकड़े देते रहते हैं, बट हम उन्हें ऑफिशियल नहीं मानते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली उनकी बात नहीं करेंगे। तो केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, और याद रखिएगा केरल पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट भी है, मतलब डिजिटल साक्षरता के मामले में भी केरला नंबर 1 पर है। डिजिटल साक्षरता का मतलब है ई साक्षरता। ई साक्षरता आजकल हर जगह ई लग रहा है ना। आप पेमेंट करने जाते हैं, आपको QR कोड मिलता है, आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो ई पेमेंट हुआ ना, ठीक है। वॉलेट के माध्यम से पहले कहाँ कैश निकालने पड़ते थे, छुट्टे की टेंशन होती थी,
ठीक है, कई बार तो प्रोडक्ट नहीं भी मिलता था, बट डिजिटल जब से आया तब से बदलाव देखे गए। अब पॉइंट में भी आप बस स्कैन करिए, अगर पॉइंट्स में भी पेमेंट आपको डालना है आप डाल दीजिए, कोई छूटे। पहले अगर जहां पर मान लीजिए 16.25 हो रहा था तो या तो छोड़ दीजिए या तो पूरा 17 रुपए दीजिए। हालांकि वहां पर एक वैल्यू जो मायने रखती थी वो क्या थी, 49 से कम होता था तो उधर का पेमेंट होता था, और अगर 49 के बाद 50 पहुंच जाता था या उसके आगे तो पेमेंट अगला वाला दिया जाता था। ऐसे जनरली करते थे, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट का पेमेंट तो नहीं करते थे, लेकिन कर सकते थे, लेकिन कोई लेता नहीं था। एक और ऑफिशियल बात आपको बताऊं, 25 पैसे को ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खत्म किया गया था कि 25 पैसे अब भारत में नहीं चलेंगे। जैसे 500 और 1000 के नोट का डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसे 25 पैसे का तो किया गया था, लेकिन 50 पैसे का कभी भी डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने लेना ही बंद कर दिया, इसलिए वो चलन से बाहर हो गए। तो मान लीजिए अगर पेमेंट आता है 16.50, तो 50 पैसे अगर मेरे पास है, मैं किसी को दे रहा हूं, वो तो लेगा नहीं, वो कहेगा 17 रुपए दे दो हमें। तो ये जो कुछ समस्याएं थी ना, ये दूर कर दी किसने, डिजिटल। ठीक है, तो अगेन पहला डिजिटल स्टेट। और अभी हाल ही में एक न्यूज आई है सितंबर में कि केरल की जो पुलमपुरा ग्राम पंचायत है, सॉरी पुलमपारा ग्राम पंचायत, ये कहां पर है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है। ये पहली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई, भारत की पहली डिजिटल लिटरेट पंचायत। और केरला फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने 100% प्राइमरी एजुकेशन को भी अचीव कर लिया है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्लास 5 तक की एजुकेशन, ध्यान रखिएगा इस बात को, प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्लास 5 तक की एजुकेशन। तो इसमें भी नंबर 1 पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाई, भारत की जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेथ, मृत्यु दर में वृद्धि, एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ फीमेल्स, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती जनसंख्या। टाइम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। भारत की जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है, मतलब इन 4 ऑप्शंस में आपको यह बताना है कि भारत की जनसंख्या आखिर किस कारण बढ़ रही है, रीजन आपको बताना है। टाइम्स अप। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। जन्म दर में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन भारत की जो मृत्यु दर है वो घट रही है। ठीक है, हेल्थ से संबंधित स्वास्थ्य, क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे टेक्नोलॉजीज भारत में आती जा रही हैं, जिससे डेथ रेट में कमी आती जा रही है। पहले, अब कोविड की ही बात करें तो भारत ने देखिए कोविड में कितना अच्छा काम किया, वैक्सीन बनाई, भारत में सभी लोगों को वैक्सीन प्रदान की गई, और हमने कई देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट भी किया। एक टाइम ऐसा भी था भारत में जब यहाँ पर मलेरिया, डेंगू और कॉलरा से भी मौतें हो जाया करती थी, लेकिन साइंस आगे बढ़ी, रिसर्च करे गए और चीज़ें इम्प्लीमेंट करी गई। पहले आप देखते थे कोई भी बीमारी ऐसी फैल जाती थी जो आती थी और कई जगह कई सारे लोग उससे अफेक्टेड होकर के और मर जाते थे, लेकिन अब क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में बढ़ी जिससे इसमें कमी आई है, लेकिन जो हमारी बर्थ रेट है वो बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई ओवरऑल अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, व्हाट विल यू कॉल अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर which the poorer section are taxed at higher rates than the richer section। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोग्रेसिव टैक्स, हिंदी में प्रगामी कर। दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स, हिंदी में आनुपातिक कर। रिग्रेसिव टैक्स, पश्चगामी कर। देन है डिग्रेसिव टैक्स,
अवक्रमिक कर किस नाम से जानेंगे? ये रहा टाइम आपके लिए स्टार्ट होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन, जल्दी से बताइए प्लीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पक्षगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। अब ये क्या होते हैं रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव, समझ लेते हैं। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो आपकी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता रहता है। जैसे भारत में आयकर, आयकर एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आप आयकर के दायरे में आते हैं और फिर अब जब आपकी आय और बढ़ती जाती है तो आप पर टैक्स और बढ़ता जाता है। ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब आपके विकास के साथ साथ आपको कर प्रदान करना है। दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स ये नहीं देखता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, एक ही दर से सबसे टैक्स वसूल किया जाता है। इसे समानुपातिक या अनुपातिक कर कहते हैं, मतलब सभी से बराबर टैक्स। देन रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव के जस्ट अपोजिट होता है। इसका जो भार है गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट्स क्या होती हैं, स्टार्टिंग टैक्स रेट्स जो होती हैं वो इनिशियल टैक्स रेट जिनको कहते हैं वो ज़्यादा होती हैं, और धीरे धीरे जब आय बढ़ती है तो टैक्स रेट्स क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। ये प्रोग्रेसिव के जस्ट अपोजिट होता है। प्रोग्रेसिव में इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स होती हैं, इसमें डिक्रीजिंग टैक्स रेट्स होती हैं। और डिग्रेसिव टैक्स रेट्स जिनका कोई सिस्टम ही नहीं होता है, इनइक्विटेबिलिटी होती है, उसमें कभी भी कहीं पर भी इनको लगाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। देखिए, एक चार्ट आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ टैक्स बेस है, ये रिग्रेसिव है, ये डिग्रेसिव है। देखिएगा कंपैरिजन कैसे किया है। ये आपकी इनकम है, 1000 जब आप कमाते थे, 2000 जब आप कमाते थे, 3000 जब आप कमाते थे और 4000 जब आप कमाते थे। तो देखिएगा एक यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स में आप देख रहे हैं कि टैक्स रेट्स क्या होती हैं, टैक्स रेट्स कम होती जा रही हैं। पहले टैक्स रेट ज़्यादा थी, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स रेट्स कम होती जा रही हैं। अब सोचिए, जो 1000 कमा रहा है वो कितना टैक्स दे रहा है, 100 रुपये टैक्स दे रहा है। परसेंटेज में देखिए, अमाउंट की तो बात की बात है, पहले परसेंटेज, वो ज़्यादा परसेंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये कैसा टैक्स हो गया, रिग्रेसिव टैक्स हो गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ी टैक्स रेट्स क्या हो गई, कम हो गई। और डिग्रेसिव देखिए 5, 6, 1, 7, कोई मतलब ही नहीं है। डिग्रेसिव टैक्स रेट्स ऐसी टैक्स रेट्स होती हैं जिनका जो इनइक्विटेबल होती हैं, कहीं पर भी ना तो आप उनको बढ़ते हुए क्रम में देखोगे ना तो आप उनको घटते हुए क्रम में देखोगे, एक अपने ही तरह से सिस्टम से चलती हैं। तो वो आपने देखा यहाँ पर। अब आगे एक और एग्जाम्पल है, जल्दी से देखिएगा। ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में बताया गया है। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स। अब यहाँ पर भी इनकम है 1000, 2000 और 3000। अब देखिएगा प्रोपोर्शनल टैक्स है तो सभी के लिए टैक्स रेट्स क्या हैं, यहाँ पर बराबर हैं, सभी के लिए 10% है। तो भाई ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा दोगे, कम कमाओगे तो कम दोगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर याद रखिएगा इस टैक्स को कैसे, अगर आपकी इनकम डबल होती है, इनकम 1000 से कितनी हो गई, 2000, तो फिर टैक्स 100 रुपए से कितना हो गया, 200 हो गया। आपकी इनकम अगर डबल हुई तो आपका टैक्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। रेट नहीं डबल हुई, रेट वही है, क्योंकि इनकम भाई 1000 का 10% 100 रुपए और 2000 का 10% 200 रुपए। और ये आप देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स में आपको इंक्रीजिंग टैक्स रेट आपको मिलती है। जब कम कमाते थे तो कम परसेंट ऑफ टैक्स था, जब ज्यादा कमाते थे तो ज्यादा परसेंट ऑफ टैक्स है। ये चीज आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन। बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं किस पर, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं। पहला है डिपॉजिट्स, हिंदी में जमा राशि, दूसरा है लोन्स ऋण, तीसरा है डिमांड ड्राफ्ट और चौथा है बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी, देन बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हिंदी में विनिमय विपत्र भी कहते हैं, विनिमय बिल या विनिमय विपत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा टाइमिंग आपके पास, जल्दी से बताइए प्लीज क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ए बी सी डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, यस टाइम्स अप, समझ लीजिएगा, ऋण पर। भाई बैंकों का काम क्या है, देखिए बैंकों का दो ही काम है प्राइमरी फंक्शन में जिसके लिए बैंक जाना जाता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये है पब्लिक
और पब्लिक, जनता और जनता, दोनों तरफ जनता ही है। एक जनता है जो बैंक में पैसा जमा कर रही है, मतलब जमा को स्वीकार करना, जमा को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स, ग्रांटिंग लोन्स, जमाओं को स्वीकार करना और ऋण को प्रदान करना, ये दो काम होते हैं। तो यहां पर जब हम बैंकों में पैसे जमा करते हैं तो हमको ब्याज मिलता है, और जब बैंक हमको ऋण प्रदान करता है तो हमसे ब्याज लेता है, और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसी को बैंक का प्रॉफिट या बैंक का लाभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे एक टेक्निकल टर्म अगर मैं बात करूं तो यह है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन शुद्ध आय का अंतर कहा जाता है। तो एक से एक को दे रहा है, एक से कमा रहा है, तो बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो ऑब्वियसली जो उनके द्वारा लोन दिए जाते हैं उस पर ब्याज अर्जित करते हैं। भारत में बैंकों का नियंत्रण कौन करता है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देखिएगा। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर एडवर्टाइजिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल लीड टू हायर सेल्स? वह कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो यह निर्धारित करता है कि निर्माण क्षेत्र द्वारा विज्ञापन से बिक्री में बढ़ोतरी होगी? पहला ऑप्शन है डिमांड इज इलास्टिक, मांग लचीली है। दूसरा डिमांड इज इन इलास्टिक, मांग लचीली नहीं है। देन द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड, उत्पाद में अंतर या भेद किया जा सकता है। देन द प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब है समरूप या एक जैसा, उत्पाद समरूप हो सकता है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम मैं आपके लिए चला देता हूं। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका विज्ञापन करता है, प्रमोट करता है, तो वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से वस्तु की बिक्री बढ़ेगी? समझिए बात को, वस्तु की बिक्री बढ़ेगी। टाइम सब समझिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो ये है द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड, द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड, मतलब उत्पाद में अगर अंतर है तभी आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। समझिएगा, एक एडवर्टाइज आता है ना, कोलगेट एक्टिव साल्ट, टूथपेस्ट में नमक है, तो विज्ञापन टूथपेस्ट का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टूथपेस्ट तो बहुत सारी कंपनी के आते हैं, सब सेम है। वो विज्ञापन किसका कर रहे हैं? वो विज्ञापन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की एक क्वालिटी को लेकर के। तो टूथपेस्ट में नमक, ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन का ऐड किया जा सकता है जिससे बिक्री बढ़ जाएगी। अब बिक्री बढ़ जाएगी क्यों? क्योंकि आपका जो उत्पाद है वो औरों से अलग है, औरों से यूनिक है। समझ गए मेरी बातें? नहीं तो जब तक कोई यूनिकनेस नहीं आएगी, अगर सेम सिस्टम है तो फिर क्या है, इंडस्ट्री ऐड करती है उसका। समझ गए मेरी बात या नहीं? क्योंकि सबका एक जैसा सिस्टम है, लेकिन आपने कुछ यूनिक दिया है तो आप ऐड करेंगे, तो आपकी इंडिविजुअल जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्रेडिट राशनिंग इन इंडिया इज डन बाय, क्रेडिट राशनिंग हिंदी में भारत में साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम और वित्त मंत्रालय। ये रहा टाइम आपके लिए, जल्दी से बताइए प्लीज। क्रेडिट राशनिंग, टाइम्स अप। दोस्तों किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द राइट ऑप्शन इज ए। लेकिन होता क्या है समझिएगा। देखिए, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए दो टूल्स लिए जाते हैं। एक को कहते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव, मतलब जो मात्रात्मक होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करना चाहे वो 100% पॉसिबल होगा। तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आता है क्रेडिट राशनिंग। इसके अंतर्गत मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को सलाह देता है और उनको दी जाने वाली क्रेडिट, बैंकों को उधार कौन देता है?
सभी बैंकों का बैंकर कौन है? सभी बैंकों का बैंकर कौन है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो सभी बैंकों को ऋण दिया जाता है उस पर एक रोक लगा दी जाती है कि इस निश्चित सीमा तक ही आपको ऋण दिया जाएगा, इससे ज्यादा का ऋण आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। जब उनको ऋण कम मिलेगा, अब बैंकों को क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम मिला तो वो आगे भी क्या करेंगे, कम ही तो देंगे। यही होता है क्रेडिट राशनिंग। तो यहां पर आरबीआई कम करता है और बैंकों से ये अपील करता है कि आप भी ऋण की एक सीमा लगा दो कि इतने अमाउंट तक का ही हमें ऋण बांटना है, क्योंकि सभी अर्थव्यवस्था की स्थितियां किसको पता होती हैं, रिजर्व बैंक। और बैंकों को किसकी मानना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो भाई बात वही है कि अगर बैंक आप हैं, एक बैंक का पार्ट है, तो आपको किसकी सुननी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सुननी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिट राशनिंग क्या होती है और इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और कहीं पर भी कोई डाउट आपको लगता हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।